हाय एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस। आज की एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइमन कमीशन, साइमन बॉयकॉट और इंडिया की सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करेंगे। हम जानेंगे कि गांधी जी ने कैसे कमबैक किया। गांधी जी जो कि एक अलग लेवल पर गांधीवादी विचारधारा को और एक सत्य को, न्याय को लेकर के चल रहे थे, अब उनको समझ में आएगा कि इंडिया में अगर मास मूवमेंट करना है तो उसका सही तरीका क्या होगा। इस बीच में जब हम सभी बहुत होपफुल थे कि भारत को कुछ मिल सकता है और कुछ बेटर फ्यूचर आएगा, इससे पहले कि इंडियंस अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें अपनी गवर्नमेंट में, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सब कुछ होने से पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेन इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू द वॉर। इस बार भी इंडियन रिसोर्सेस को, इंडियन सोल्जर्स को और इंडिया के लोगों को, यहाँ को सब कुछ जो है ड्रेन करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटेन ने जर्मनी से लड़ने के खिलाफ में इंडिया के रिसोर्सेस को दोबारा से, यहाँ की वेल्थ को दोबारा से ड्रेन किया, जिसकी वजह से फिर से इंडियंस जो हैं परेशान हुए और इन्फ्लेशन का सामना करने लगे। इस बीच में हम ये होपफुल थे कि शायद ब्रिटेन को अगर इंडिया की तरफ से मदद मिले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भारत को शायद आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन इस आज़ादी की डिमांड में एक दिक्कत अभी भी थी, क्योंकि जो पुराने हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, अब तक वो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे और उसी डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे हमारे नए यंग लीडर्स। उन्होंने कहा कि ऐसा आप ना करें और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। और फिर इस तरीके से एक पूरा स्ट्रगल रहा। बहुत सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो एक-एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले याद होगा आपको कि पिछली क्लास में हमने स्वराजिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के बारे में बात की थी। ठीक है, चेंजर्स, नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स कवर किया था और हमने ये देखा था कि कई सारे कांग्रेस के लीडर्स को लगता है कि भाई वो इलेक्शन अगर पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन में लड़ेंगे, जीतेंगे, तो फिर वो सरकार के अंदर ही अंदर अपनी जगह बना पाएँगे और अंग्रेज़ी सरकार को निकाल देंगे। तो ये एक पूरा जो प्लान था, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। बहुत सारे लॉज़ और बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस उन्होंने किए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में हमारी जो जनता है, जो आम जनता है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रही है। स्पेशली भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे कई सारे लीडर्स हैं, जिन्हें लगता है कि भई गांधी जी ने जिस तरह से अचानक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया था, वो गलत था। उनकी जो होप्स थी, उनकी जो आशाएं थी, उस पे पानी फेर दिया और वो बिल्कुल ही डगमगा गए अपने रास्ते से और अब वो एक नया तरीका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का शुरू करेंगे। तो आइए ये सारी बातें समझते हैं, इन सारे फोर्सेस को समझते हैं। कुछ अगर हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करें तो देखिए, इंडिया के वैसे तो हर एक पार्ट में ऐसा हो रहा था, बट जो हमारा पंजाब, यूपी, बिहार का इलाका है और यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो जिस तरीके से आया और एमर्ज हुआ और दूसरी तरफ सूर्य सेन जो है वो युगांतर ग्रुप को आगे बढ़ा रहे थे। अनुशीलन जो है ये भी ग्रुप आगे बढ़ रहा था। चिटागोंग रिवोल्ट ग्रुप जो है बंगाल में आया। ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि दोबारा से रेवोल्यूशनरी ट्रेंड इंडिया में आगे बढ़ रहा था और इन्हें लगता था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ही एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा तरीका है जिससे कुछ मिल पाएगा, ठीक है, जिससे कुछ हो पाएगा। तो अगर हम रेवोल्यूशन की एक्टिविटीज की बात करें तो ड्यूरिंग 1920s जो मेजर इन्फ्लुएंसेस हैं वो आते हैं वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियंस के द्वारा। काफी सारे जो ट्रेड यूनियंस जो कि हमने पिछली क्लास में कवर किए वो आ चुके हैं, इकट्ठा हुए हैं। और रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में, इससे बहुत इंस्पिरेशन मिली लोगों को, क्योंकि रशिया में जार को हटा दिया गया और एक नई पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाया गया। उसके बाद जिस तरह वहाँ पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, सोशलिज्म के आइडियाज को आगे लेके गए और जो सोशलिज्म की पूरी विचारधारा पूरी दुनिया में उसकी लहर थी, तो भारत में भी लोग उससे प्रभावित हुए। लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं जब रशिया इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है और अपने पूरे सिस्टम को बदल सकता है, तो क्या हम ऐसा ही इंडिया में नहीं कर सकते।
क्या इंडिया में ये सेम चीज पॉसिबल नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसे जर्नल्स आएंगे जो कि सेल्फ सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं कि भाई आप बलिदान दो, अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश के लिए कुछ करो। ऐसे जो रेवोल्यूशनरीज हैं जैसे आत्मशक्ति, सारथी, बिजौली नाम के कई सारे जर्नल्स थे जो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में लिखते थे और उनको एनकरेज करते थे। तो लोगों को जब ये पढ़ करके मजा आता था, जैसे आपने कई बार ऐसी कविताएं सुनी होंगी या ऐसे गीत सुने होंगे जिनको सुनते ही हमें गूज बम्स आ जाते हैं, हमें लगता है कि यस वी शुड डू समथिंग, कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि आपने सुना होगा आरंभ है प्रचंड, या आपने शायद वो जो कविता है कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, राइट। ऐसे कई सारी पोयम्स हैं जो कि अपनी उनकी जो लाइंस हैं वो आप किसी भी मोमेंट में सुनो, किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त में, किसी भी सिचुएशन में, वो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं। वो वर्ड सुनने के बाद ही आपको कुछ लगता है कि जैसे कुछ हो रहा है, समथिंग इज गेटिंग चेंज्ड, जब आप उसको सुनते हो, पढ़ते हो, तो उसी टाइम, उसी मोमेंट में आप बदल जाते हो, राइट। और ये बहुत ज्यादा एक आसान तरीका होता है यंगस्टर्स के माइंड को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का। अब देखिए, पहले तो कोई ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स तो होते नहीं थे। पहले क्या था, यही सब न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे, ठीक है। तो इनको जब लोग पढ़ते थे तो उसमें जो यंग लोग होते हैं वो क्या होते हैं ना, वो डरते नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उनके ऊपर ना कई सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। क्या रीजन होता है कि देखो, जैसे कोई इंसान फैमिली में होता है, राइट, उसके पास फैमिली है, बच्चे हैं, तो उसके पास ना एक टेंशन होती है कि भाई उसे अपने बच्चों को, उसके फ्यूचर को, घर को, सबको संभालना है, राइट। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी उनकी फैमिली शुरू नहीं हुई है और अभी तक वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, तो उनका जो माइंड है वो बिल्कुल अलग होगा। उनको क्या लगता है कि हम लाइफ में कुछ भी कर ही लेंगे, क्योंकि अभी तो लाइफ शुरू हुई नहीं है, आगे देखा जाएगा क्या होगा। और क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पीछे से कोई ऐसा नहीं है जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, उन्हें पता है कि भाई पेरेंट्स हैं, बट पेरेंट्स ने अपनी एक लाइफ को एक लेवल तक जी लिया है, आगे जैसे कोई बच्चे वगैरह का ऐसी बातें नहीं होती हैं, तो वो बहुत लेवल तक एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उनको डर नहीं लगता इतना जल्दी, राइट। अभी भी आप देखोगे, कहते हैं ना, जेनजीज जो होते हैं वो जल्दी रिजाइन करते हैं, ऑफिसर्स को जल्दी छोड़ देते हैं, बिना कोई नोटिस पीरियड सर्व किए चले जाते हैं, क्योंकि उनका अपना अलग तरीके का जीने का तरीका है, वो बिल्कुल निडर होकर के रहते हैं। लेकिन जो मिलेनियल्स है ना, जो थोड़े मेच्योर हो गए हैं, उनको डर रहता है, उन्हें हर बात का एक टेंशन होती है, क्योंकि भाई जिसके ऊपर लोन होगा, ईएमआई होगी, जिसे अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, जिसे अपने घर का किराया देना है, जिसे राशन खरीदना है, उसे टेंशन होगी ना कि वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। भाई जैसे कुछ ऐसा करना ही नहीं है, जो मिलता है वो खा लेता है, जहाँ मिलता है सो जाता है, उसके कोई परिवार या घर चलाने की जैसे टेंशन नहीं है, तो वो तो कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आसानी से कर लेगा, राइट। तो ऐसे जो यंगस्टर्स हैं वो क्या है, वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसे हम कब तक, मतलब जो है देश को एक पॉलिटिकल वे में सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्यों ना हम दोबारा से नए तरीके से रेवोल्यूशन करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी, बिहार में और पंजाब में दो स्ट्रैंड्स हमारे पास आ गए हैं। एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पार्टी थी। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद में बन जाता है एचएसआरए, ठीक है। अभी क्या है ये, अभी ये है एचआरए, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बन जाएगा एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब हमारे भगत सिंह इसको ज्वाइन करेंगे। क्योंकि भगत सिंह का आइडिया ना पूरा सोशलिज्म वाला था, उनका था कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो बहुत अमीर हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जितना उनको जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, या उसको बस सेव करके उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये जमाखोरी हो रही है। और जो दूसरी तरफ लोग हैं वो गरीबी में परेशान हैं, त्रासदी में हैं, मर रहे हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये गैप खत्म हो और कोई भी एक्स्ट्रा जो है चीजें स्टोर करके, जमा करके ना रखे, हर कोई सबके लिए सोचे और सबका विकास हो सके। तो ऐसी बातें जो है हमें देखने को मिलती हैं। और इंडिया को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय रशिया के रेवोल्यूशन से बहुत फायदा मिला, जैसा कि अभी हमने समझा
कि सबसे पहले आप अपनी सर्वाइवल को देखते हो कि सर्वाइवल का क्राइसिस नहीं होना चाहिए, आप सेफ होने चाहिए, है ना? एक ह्यूमन बीइंग सबसे पहले क्या देखता है? अपनी सेफ्टी देखता है कि मैं कहाँ सेफ हूँ, कहाँ मेरी सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, किस जगह पे मैं सबसे ज़्यादा सेफ हूँ, राइट? जहाँ पे मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। सबसे पहले हम सेफ्टी देखते हैं। सेफ्टी और सर्वाइवल जब हमारा पक्का हो जाता है, तब हम बात करते हैं अपनी बेसिक नीड्स की, कि भई हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी होनी ही चाहिए। अगर हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की बेसिक नीड है, जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें आपको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आपकी पूरी हो जाती हैं, तब आप बात करते हो किसकी? तब आप बात करते हो लग्ज़री की, तब आपकी डिमांड्स बढ़ती हैं। देखो जैसे आप मान लो कि उतना ही कमाते हो, जितना खा-पी करके चल सकता है काम, है ना? तो आप एक्स्ट्रा डिमांड करोगे ही नहीं। क्योंकि आपकी कमाई कम है, तो आप उतना ही डिमांड करोगे जितने में आपका काम चल जाए। लेकिन जब कमाई बढ़ जाएगी, जब आप एक्स्ट्रा इनकम अपनी जनरेट करोगे, तब आप लग्ज़री के बारे में सोचोगे, तब आप सोचोगे कि मुझे और क्या बेटर करना है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फिर उन क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट्स पे आप जाओगे, राइट? फिर उस लग्ज़री में भी और बेटर लग्ज़री और हायर लग्ज़री और बेटर क्वालिटी और हायर क्वालिटी आ जाती है। बट इट्स अ स्टेप, है ना? ये 3 स्टेप हमेशा समझने हैं आपको। कि सेफ्टी सबसे पहले हम ढूँढते हैं। अगर कोई इंसान है, आप उसको बहुत लग्ज़री दे रहे हो, आप उसको बहुत सारी जो है अच्छी-अच्छी चीज़ें दे रहे हो, हर तरीके की उसके पास सुविधा है, लेकिन अगर वो सेफ नहीं है, उसकी जान को खतरा है, तो फिर क्या होगा? वो कहेगा कि भई मैं क्या करूँगा ऐसे लग्ज़री का? जहाँ पे मेरी जान को ही खतरा है, जहाँ पे मेरी हेल्थ को खतरा है, जहाँ पे मेरा ओवरऑल सब कुछ बिगड़ सकता है। ठीक है? तो इसीलिए सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सर्वाइवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हमारे लिए इंडिया में उस समय में क्या था कि हमारे पास सर्वाइवल का भी क्राइसिस है, क्योंकि जो भारत में जो जनता है, उनको कभी भी किसी को उठा के जेल में डाल सकते हैं। अंग्रेज़ी सरकार अपनी मनमानी कर रही है, रॉलेट एक्ट तो वैसे भी पास हो ही गया था और ना ही इंडिया के लोगों को कोई आर्म्स या एम्युनिशंस रखने की कोई छूट थी। तो हम सेफ्टी के तो इश्यू में थे ही। दूसरा क्या है कि हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी। हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अत्यंत गरीबी थी। इतनी गरीबी थी कि लोगों को लगता था कि भई सिंपल सी बेसिक नीड्स अगर किसी की पूरी हो जाती है ना, तो वो अमीर है। ठीक है? लग्ज़री छोड़ दो। आजकल के टाइम पे क्या है, अभी आप जिस इंडिया में हो, वहाँ पर आप अमीर मतलब क्या समझते हो कि कोई बहुत अमीर है मतलब उसका बहुत बड़ा घर है, उसके पास कई सारी गाड़ियाँ हैं, उसके पास बहुत वेल्थ है, सेविंग्स हैं, ऐसा है, वैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में। बट पहले अमीर का मतलब बस इतना होता था कि किसी के पास जो है घर है, खाने-पीने को खाना है और वो आराम से जो है अच्छे से अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाता है। उतना भी अगर कोई कर पाता था, तो उसको हम लोग अमीर मान लेते थे, ठीक है? इंडिपेंडेंस से पहले, जब गरीबी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि गरीबी में लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, अच्छा खाना नहीं होता था, जैसे-तैसे रहते थे, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स हो गए या कुछ इस तरीके के घी है या कुछ भी ऐसा आइटम है जो थोड़ा महँगा आता है, उसका कंज़म्पशन बहुत कम लोग ही कर पाते थे। हर कोई नहीं जो है दूध, दही, घी और पनीर खा पाता था, ठीक है? तो पहले ये सब प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा और भी इश्यूज़ हुआ करते थे। तो लोगों को ये लगा कि भई हम लोग अगर रिवॉल्यूशनरीज़ से देखें, जैसे रशिया के अंदर हुआ, तो वो लोगों ने जैसे अपने देश में एक स्टेट इकोनॉमी ला दी है, वो इक्वालिटी लाएगी, ठीक है? सबका वेलफेयर हो जाएगा, तो वो करेंगे। तो इसलिए हम अभी इसी पे जो है फ़ोकस कर रहे थे। बट अब जो इंडिया है, आज का जो इंडिया है, वो थोड़ा-सा बिज़नेस माइंडेड कैपिटलिस्ट हो रहा है। क्योंकि अब हमारे अंदर जो बेसिक नीड की प्रॉब्लम है, वो हमारी सॉल्व हो गई है। इसलिए अब हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम बेटर ब्रांड्स, बेटर क्वालिटी हर चीज़ में ढूँढते हैं, ठीक है? चाहे एक छोटा-सा कपड़ा भी कोई खरीदेगा, तो वो उसमें भी क्वालिटी ढूँढेगा कि भई मैं ऐसे ही कुछ नहीं खरीद लूँगा जस्ट बिकॉज़ सस्ता मिल रहा है, तो मैं नहीं खरीदूँगा। सस्ता मिल रहा है तो क्या हुआ? लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। थोड़ा-सा पैसा लगा के अगर क्वालिटी का सामान मिलेगा तो मैं क्वालिटी खरीदूँगा। तो ऐसी चीज़ अब हम लोग सोचते हैं। इसीलिए जब क्वालिटी की बात आती है, जब डिमांड्स की बात आती है, तो मार्केट इकोनॉमी राइज़ करती है। दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग, राइट? लेकिन अभी का चेंज तो बहुत अलग है। आप बस कंपेयर करो उस समय के गरीबी से उसे। अब जो बंदी जीवन है, सचिन सान्याल ने लिखा था और सचिन सान्याल बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी राइटर थे। इनका लिखा हुआ तो ऐसा था कि जैसे लोगों के दिमाग में बिल्कुल छप जाता था। लोग उसको बहुत अच्छा मानते थे। फिर पाथेर दावी शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ये कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरीज़ किताबें हैं, जिनके एग्ज़ाम्पल्स हमेशा आपको हमेशा मुँह-ज़ुबानी याद रहने चाहिए और जब भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी मौका लगे, तो आप इसे बोल सकें।
ठीक है, तो आप इसको कह सके तो बंदी जीवन और पाथेर दावे, राइट, ये सारी बातें हुआ करती थी। अब हम पंजाब के अंदर की बात करें तो इन पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, ये सारे जो दो मतलब इलाके हैं, एक तो यूपी बिहार का इलाका हो गया और एक पंजाब का इलाका हो गया। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामी यानी एचआरए जो है काम कर रही थी। बाद में बन गई है एचएसआरए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि भगत सिंह जब आ गए थे तभी एचएसआरए बना। तो 1924 में जो कानपुर का इलाका है, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसको शुरू किया था। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल, जिन्होंने ये एक आर्म्ड रेवोल्यूशन प्लान किया, जिसमें इन्होंने सोचा कि मिल करके हम हथियार जो है तैयार करेंगे और अपनी एक सरकार भी बनाएंगे, जिसके बाद हम इस कॉलोनियल गवर्नमेंट को निकालेंगे और अपना एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी शुरू करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि एक स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये यूएसए वाला नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है। मतलब सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया के, सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे और एक यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। ये इनका प्लान था। मतलब ऐसा प्लान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो वो एक बैकवर्ड लुकिंग रिवोल्ट था। उससे पहले, उसके बाद ना ये नहीं पता था कि अगर हम इस रिवोल्ट में जीत जाएं तो क्या करेंगे आगे, है ना। बहादुर शाह जफर को आपने फेस तो बना दिया, इसका मतलब क्या है कि क्या आप वही पुराना फ्यूडलिज्म और मुगल सिस्टम वापस लाना चाहते हैं, या आपके पास कोई सरकार है, कोई प्लान है, कोई लीडर्स हैं, कोई स्कोप ऑफ वर्क है, कोई प्लानिंग है, क्या है? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं अब ये लोग समझ चुके हैं, अब ना मतलब पके पकाए हैं, अब इन्होंने सब कुछ देख लिया है। तो ये कहते हैं कि देखो हम ऐसे करके एक रेवोल्यूशन करेंगे, अपनी एक आर्मी सी बना लेंगे, एक आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। और अचानक से जब हम कॉलोनियल गवर्नमेंट पे हमला करेंगे तो उनको खत्म करके, उनके सारे ऑफिसर्स को मार के हम ऑफिसर्स को कैप्चर कर लेंगे और फिर अपनी सरकार बना लेंगे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। ये सारा कुछ करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि जैसे पैसा है ना, वो कहाँ से आएगा? देखो पार्टी आप चला रहे हो, आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे हो, सीक्रेट सोसाइटीज को रन कर रहे हो, तो एक ही तरीका था, रॉबरी, है ना। मैंने आपको बताया था कि चोरी चकारी इन्हें करनी पड़ती थी। हालांकि ये बहुत गरीब लोगों को नहीं लूटते थे, क्योंकि पहले ही इंडिया में काफी सारे लोग गरीब थे, पैसा किसी के पास ज्यादा था नहीं, और जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा था वो लोग जो है वैसे छुपा करके, डर करके रहते थे, ठीक है। ज्यादा आपने सुना होगा, आजकल देखो सिस्टम बहुत अलग है। आज आपके पास बैंक्स हैं, आज आपके पास एफडी है, बॉन्ड्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, आप इंटरनेशनल बैंक्स पे भी रिलाय कर सकते हो। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, यू कैन कीप योर लॉकर, योर बैंक, यू कैन परचेज अ लैंड, यू कैन डू थिंग्स टुडे। आज के टाइम पर इंसान के पास अगर ज्यादा पैसा है तो उसको अपनी जान की टेंशन नहीं है, उसको बस इतना ही है कि मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, ठीक है। उतने मतलब इश्यूज नहीं है सेफ्टी के। बट पहले क्या होता था, लोगों के पास एक तो गरीबी थी, बेसिक नीड्स मुश्किल से फुलफिल होती थी, थोड़ा बहुत किसी के पास पैसा आ जाता था तो क्या होता था कि वो डर डर के रहता था, उसको लगता था कोई मेरा पैसा छीन ना ले, ठीक है। क्योंकि उस तरीके का एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम इंडिया में था नहीं, और जो था सिस्टम उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो वैसी अंग्रेजी सरकार चल रही है, नोबडी न्यू कि कौन क्या करेगा, कब क्या होगा, है ना। पता चले बैंक से आपके पैसा ही सरकार निकाल ले जाए, तो लोगों को डर लगता था, लोग डरे हुए रहते थे। तो लोगों के पास क्या था ना, इसीलिए कहते हैं ना, आप ज्यादा कुछ है, अच्छा है तो कुछ ज्यादा बोलो मत, दिखाओ मत, नजर लग जाती है। नजर लगने का मतलब क्या है? इन रियलिटी आप समझो, ये सारी जो सुपरस्टिशियस बातें हैं वो क्यों लाई गई, कि सोसाइटी में ये दिखाने के लिए कि थोड़ा भी पैसा होगा तो आपकी जान को खतरा है, कोई भी छीन सकता है, कोई भी आपका पैसा ले जाएगा, फिर आपको दुख होगा, परेशानी होगी। चोरी चकारी के मामले पहले बहुत ज्यादा थे। ये जो छोटे मोटी चोरी है, जैसे रास्ते में कोई जा रहा है ना, तो उसकी जेब काट ली, किसी को जो है अचानक से किसी भी इंसान को पकड़ लिया, किसी को मतलब बंदूक की नोक पे, चाकू की नोक पे उससे पैसा निकलवा लिया। पहले ये बहुत ज्यादा होता था। देखो आजकल ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता, होता है, बट काफी कम हो गया है। अभी अगर हम बात कर रहे हैं अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन की, और वो सिचुएशन जो आज से मतलब बहुत पहले की है, 1924 की देखो बात हो रही है, तो एट दैट टाइम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, ठीक है। अभी हमारी लाइफ और सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, ये एक अच्छी बात है कि हम लोग मतलब एक डेवलपिंग फेज में आ रहे हैं। तो काकोरी रॉबरी हुई थी 1925 में, ठीक है, अगस्त 1925 में। इसमें क्या हुआ था कि एक मैन है जिसने की ट्रेन को पकड़ा काकोरी में, लखनऊ के पास, और पूरा ऑफिशियल जो रेलवे कैश था
उसको लूटा, ठीक है। और एक बहुत बड़ा मतलब लेवल पर ये लूट हुई, बट इसमें क्रैकडाउन हो गया। क्या हुआ कि ये लोग पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? इसमें क्या हुआ, जो एचआरए के जो टीम मेंबर्स थे जिन्होंने ये सारा पैसा जमा किया था और जो ये चोरी हुई थी, इसमें क्या हुआ कि ये लोग पकड़े गए, इनके ऊपर केस चला और ट्रायल हुआ। जब ट्रायल हुआ तो उसके एंड में अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, ये सारे जो है पकड़े गए थे। तो इनको जो है डेथ सेंटेंस दिया गया था। इनको जो है फांसी दे दी गई थी। और इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद किसी तरीके से जो है यहाँ से निकल गए, बच गए, ठीक है। वो अरेस्ट नहीं हुए थे, ही गॉट सक्सीडेड, और वो थोड़े से चालाक भी थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ से निकलेंगे और फिर बाकी लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा प्लान जो है काकोरी रॉबरी का ये हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें सचिंद्र नाथ सान्याल की या सचिन सान्याल की, तो ये एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी राइटर थे और लीडर थे। इन्होंने जो किताब लिखी वो सबके लिए एक एनसीईआरटी का काम कर रही थी, आप समझ लो। वो पढ़ करके ही लोग रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशनरी आइडिया को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें, ये सब पढ़कर ही लोग सीखते थे और उसको फॉलो करते थे। तो इन्होंने एक जो है बुक लिखी थी, बंदी जीवन। ये एक टेक्स्ट बुक बनी रेवोल्यूशनरीज के लिए, और ये ऑथर थे एचआरए के मैनिफेस्टो के, ठीक है। तो जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, इनको पढ़ के इन्होंने एक आइडिया निकाला था, सान्याल वर्सेस गांधी। मतलब सान्याल जो है रेवोल्यूशन का सहारा लेते हैं और गांधी जी जो है वो गांधीवादी सत्यवादी विचारधारा का सहारा लेते हैं। तो ये एक डिबेट है जो कि पब्लिश हुआ था यंग इंडिया में। यंग इंडिया जो है ये एक जर्नल था जिसमें पब्लिश हुआ था 1920 से 24 के बीच में। और सचिन सान्याल जो है ये मेंटर देते थे सारे रेवोल्यूशनरीज को, जैसे चंद्रशेखर आजाद को इन्होंने मेंटर किया था, भगत सिंह को इन्होंने मेंटर किया था। तो इनका पूरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता था, है ना, जैसे आजकल यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब जो यहाँ पे हमारे ये जो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, इनके साथ एक और थे शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी ने पाथेर दाबी नाम की एक नॉवेल लिखी थी 1926 में। इसका मतलब क्या होता है, द डिमांड्स ऑफ द रोड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बात की थी, और एक सीक्रेट सोसाइटी थी पाथेर दाबी नाम की, और उसी के बारे में, क्योंकि ये पूरी नॉवेल थी उसी से रिलेटेड था, तो यही पाथेर दाबी नाम इन्होंने चुना, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, जो मेन एग्जाम्पल है, दिस इज द मिनिमम यू शुड नो, ठीक है। देखो वैसे तो बहुत डिटेल में है पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखा जाए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको एनसीईआरटी के लेवल पे ले जा रहे हैं। तो हमारा काम इतना है कि एटलीस्ट मिनिमम जो आपको आना ही चाहिए, उतना याद होना ही चाहिए, वो मैं आपके साथ कवर कर लूं। बाकी जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे और आगे जब उसको कवर करोगे, जब हमारी स्टैंडर्ड बुक्स की क्लासेस होंगी, तब तो आपको बाकी सारा डिटेल और वो सब कुछ मिलेगा ही, और फिर आप उसको जो है एग्जाम के लेवल पे और अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे। पर दिस इज द मिनिमम, राइट। जैसे किसी को अगर इंग्लिश सीखनी है तो उसको ABCD टेंसेस इतना तो मिनिमम आना चाहिए, अदरवाइज वो कुछ और कर ही नहीं पाएगा, है ना। कुछ बेसिक वोकैबुलरी आनी ही चाहिए, वही ये चीज है। दिस इज जस्ट वेरी बेसिक, तो इतना तो आप हमेशा याद रखेंगे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, एचआरए। एचआरए जो है इसने रिकॉग्नाइज किया अपने आप को, और इसने कहा कि हम HSRA बनेंगे अब, ठीक है, 1928 में। ये जो मीटिंग है ये काकोरी के सेटबैक को एड्रेस करने के लिए हुई थी, कि जो काकोरी में कांड हुआ, पकड़े गए, जो भी हुआ, तो कैसे मतलब आगे इससे बचें। और इसी समय में चंद्रशेखर आजाद जी ने काकोरी सेटबैक को डिस्कस किया और सबके साथ जो है बताया कि अब हम लोग HSRA बन रहे हैं, अब हम लोग सोशलिस्ट जो वर्ड है उसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया है, और इसमें भगत सिंह भी थे इस मीटिंग में, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोरा, BK सिन्हा, शिव वर्मा, यशपाल, जयदेव कपूर ऑफ यूपी, ये सारे थे, ठीक है। इन्होंने उसको मीटिंग को ज्वाइन किया, समझा, सुना, देखा और डिसाइड किया कि वो लोग भी लड़ने के लिए रेडी हैं, दे विल बी एबल टू फाइट एंड दे विल एबल टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। तो ये जो बुक है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये बुक लिखी गई थी, जो भगवती चरण वोरा ने लिखी थी विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आजाद एंड यशपाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हुआ था सॉन्डर्स मर्डर, जो दिसंबर 1928 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनो। इसमें क्या हुआ था, जब लाला लाजपत राय है ना,
इनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखो, एक आपको याद होगा मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो आया था 1919 में, ठीक है? तो जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसके अंदर एक बात की गई थी कि 10 साल बाद ये कैसा चल रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसा चल रहा है, ये कानून कैसा काम कर रहा है, ये देखने के लिए एक कमिटी होगी, ठीक है? और वो चेक करेगी, इस पे रिपोर्ट बनाएगी कि क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 यानी कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंडिया के लिए अच्छा है या नहीं, या इसमें क्या कमी रह गई थी, ठीक है? तो इसके लिए कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद। उसी कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। लेकिन 10 साल की जगह वो थोड़ा पहले ही आ गया, 2 साल पहले आ गया, ठीक है? यानी कि 1919 में जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया था, उसके लिए साइमन कमीशन को 1929 में आना चाहिए था। बट वो आ गया 2 साल पहले, 1927 में ही आ गया। और 1927 में जब साइमन कमीशन आया, तो उसके अंदर जो रिपोर्ट लाई गई और जो सारी चीज़ें हुई, वो प्रॉब्लम क्या थी कि कोई इंडियन मेंबर नहीं था उसमें। भई आप भारत के लिए एक संविधान बना रहे हो, या आप भारत के लिए कानून बना रहे हो। आप ये भारत के लोगों से पूछोगे ना कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या कमी लगी, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए। तो भारत के लोगों से तो पूछा ही नहीं गया, आपने किसी भी इंडियन को इन्वॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि कोई भी साइमन कमीशन के पूरे मेंबर्स में इंडियन मेंबर था ही नहीं। इस बात को लेकर के लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए और साइमन को बॉयकॉट किया कि भाई हम इस कमीशन को नहीं मानते और ना ही हम इसकी रिपोर्ट को मानेंगे। ठीक है? तो इसी में लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ और बहुत लाठियाँ उन्होंने अपनी छाती पे खाई, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हुई, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उस समय जब उनकी डेथ हुई थी, तो जो उस पर्टिकुलर लाठी चार्ज के एरिया का बंदा था, सॉन्डर्स, उसको मारा गया था। इसीलिए मारा गया था क्योंकि वही एक बहुत बड़ा फेस था इस चीज़ का, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी। ठीक है? ये कहानी है। तो लाला लाजपत राय की डेथ के बाद साउंडर्स मर्डर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव, आज़ाद, राजगुरु, ये सारे थे, ठीक है? ये सारे इन्वॉल्व थे। तो भगत सिंह और आज़ाद जो हैं और राजगुरु, उन्होंने क्या किया था, सॉन्डर्स को मार दिया था, ठीक है? सॉन्डर कौन है? ये पुलिस ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल था उस समय लाठीचार्ज के लिए। और इन्होंने जब ये किया तो ये इसको तो शॉट डेड कर ही दिया, इसको तो मारा ही। दूसरा, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक छोटा-सा बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जो हार्मलेस था, जिससे किसी को कोई चोट नहीं पहुँची थी। बस एक ब्लास्ट करके वो आवाज़ क्रिएट करना चाहते थे, टू मेक सम नॉइज़, कि भई गवर्नमेंट उनकी बात समझे, कि गवर्नमेंट को समझ में आए कि इंडिया के लोग सोशलिज्म चाहते हैं, इंडिया के लोग आज़ादी चाहते हैं और इंडिया के लोगों की डिमांड्स को पूरा करना है। नहीं तो ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट होते रहेंगे। तो ऐसा ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था 1929 में, जिसमें भगत सिंह थे, बटुकेश्वर थे, आज़ाद थे। ये लोग किसके खिलाफ थे? ये पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ थे और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ थे। ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। तो जब इन्होंने ये किया तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हैं, इनके ऊपर केस चला। इनके ऊपर एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी चला। तो इसमें क्या हुआ कि भगत सिंह ने सारा ब्लेम उस समय अपने सर पे ले लिया था। ऐसा था कि मतलब अगर वो चाहते तो बच सकते थे। लेकिन भगत सिंह जो हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है खुद इसको केस को, ट्रायल को फेस करूँगा। तो भगत सिंह ने एक सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, नौजवान भारत सभा या नौजवान भरत सभा। इसमें खुद वो फाउंडिंग सेक्रेटरी थे 1926 में, और इन्होंने बिल्कुल जो है मज़ीनी के यंग इटली मूवमेंट से इंस्पायर होकर के इसे बनाया था। जैसे मज़ीनी ने यंग इटली मूवमेंट बनाया था, वैसे ही इटली का जो है आइडिया इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया। भगत सिंह, सुखदेव और बाकी सारे जो लीडर्स हैं, वो सारे साथ में काम करते थे। इसमें भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन को ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एक पॉलिटिकल एजुकेशन ग्रुप था, जो कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकली हेल्प करता था, एजुकेट करता था। जतिन दास भी बहुत बड़े एक लीडर थे, जो पहले मैटर बने ऑन द 64th डे ऑफ हिज फास्ट, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा था 64 डे का और 64th डे में उनकी डेथ हो गई थी, तो बहुत बड़ा बलिदान था उनका। तो ऐसे बलिदानी जो हैं, वो लोगों को और इंस्पायर कर रहे थे उस समय में। तो अब क्या हुआ, ये सारा जब कुछ हुआ तो उस समय आज़ाद एक बिग ब्लो में बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हुए, ठीक है? इसमें क्या हुआ था, वायसरॉय इरविन की जो ट्रेन थी 1929 की, इसमें आज़ाद ने कोशिश की थी अटैक करने की, ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद का एनकाउंटर हो गया था, ठीक है, पुलिस के द्वारा, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बाद में 1931 में हैंग हो गए थे, क्योंकि इनको जो है
बचाने की काफी कोशिश हुई, बट वो बचा नहीं पाए। ठीक है, हमारे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स थे, खुद महात्मा गांधी ने भी कोशिश की थी, लेकिन जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, उसमें महात्मा गांधी को लास्ट में बात माननी पड़ी थी और वो रोक नहीं पाए थे इस हैंगिंग को, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ डिबेट चलता है गांधी वर्सेस भगत सिंह का, कि भाई गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई और शायद अगर वो चाहते तो भगत सिंह की जान बचा सकते थे। तो पहले तो आप सभी को जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि आप मेरी क्लास में यहाँ तक आ गए हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम गांधी जी की वजह से तो पहली बात हुई नहीं थी, है ना? आपको ये जगह पे न्यूट्रल होना पड़ेगा, ठीक? भगत सिंह एक बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। उनका काम करने का तरीका गांधी जी से अलग था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत था, सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को ही आगे बढ़ाना था। तो भाई जब वो रेवोल्यूशनरी हैं, एक क्रांतिकारी हैं, अब वो क्रांतिकारी हैं तो वो सत्यवादी गांधीवादी विचारधारा से नहीं चल सकते। तो उन्होंने भई इस तरीके से कई सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मारा था, कई लोगों को घायल किया था। ये सब काम वो करते रहते थे। अब इस बीच में जब वो पकड़े गए और जब उनको हैंग किया जा रहा था, उन पर ट्रायल चला और जब बात हुई उनकी फांसी की, तो उस समय में भगत सिंह को बचाने की गांधी जी ने कोशिश की। तो पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि भगत सिंह को फांसी हुई थी गांधी जी की वजह से। बट ऐसा नहीं है। नो, दैट्स रॉन्ग। गांधी जी अपनी एक विचारधारा फॉलो कर रहे थे। वो जेल भी गए, जेल में से वापस फिर छूट के आए। फिर उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना शुरू किया। लेकिन जो भगत सिंह है वो अपना खुद का काम कर रहे थे। अपने खुद के कामों की वजह से जब वो पकड़े गए, उन्हें जेल हुई, उनको फांसी हुई, तो उसमें गांधी जी का कोई लेना-देना है नहीं। ठीक है? ये अंग्रेज़ों का डिसीज़न था। अंग्रेज़ी सरकार का, इरविन का डिसीज़न था। लॉर्ड इरविन जो वायसरॉय थे, उन्होंने कहा कि भई हमें भगत सिंह को फांसी देनी है। तो उस समय में क्योंकि भगत सिंह को बचाने की बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी, तो गांधी जी से ये रिक्वेस्ट की गई कि गांधी जी ये जो है इरविन को, लॉर्ड इरविन को समझाएँ, वायसरॉय इरविन को समझाएँ कि भई किसी तरह से भगत सिंह को छोड़ दिया जाए। एक बार भगत सिंह को या फिर आप क्या करो कि फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिज़नमेंट में बदल दो। क्योंकि जैसे ही लाइफ इम्प्रिज़नमेंट मिलेगा, तो फांसी तो नहीं होगी, लेकिन वो बंदा ज़िंदा रहेगा और जब इंडिया को आज़ादी मिलेगी, तो हम उनको जेल से निकाल देंगे। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, ठीक है? जिनको जेल में जानबूझ करके रखा गया था ताकि वो सेफ रहें, ठीक है? फांसी नहीं हो और जैसे ही भारत को आज़ादी मिलेगी, तो उनको फिर हम जेल से छुड़ा लेंगे। क्योंकि जब हम आज़ाद हो जाएँगे, फिर तो हमारा देश और जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, उनको तो हम आज़ाद करेंगे ही ना, जेल से निकाल ही लेंगे। तो ये पूरा प्लान जो है चल रहा था। ये पूरा सिस्टम जो है चल रहा था। अब गांधी जी ने जो गांधी-इरविन पैक्ट साइन किया, उस पैक्ट में क्या था कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा नहीं रहे थे। तो कोई मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो अपना जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को दिक्कत हो रही थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनको इंडिया का पार्टिसिपेशन चाहिए था। तो क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का पार्टिसिपेशन चाहिए था, तो गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन ने गांधी-इरविन पैक्ट साइन किया, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो ये जो दिल्ली पैक्ट साइन हुआ था, इसमें गांधी जी ने जो साइन किया है, उसके खिलाफ लोग हैं कि आपको साइन ही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उसमें क्या है ना, गांधी जी ने जब रिक्वेस्ट की थी कि आप भगत सिंह को छोड़ दो, तो इरविन ने मना कर दिया। इरविन ने बोला नहीं, हम तो भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे, अगर आपको ये पैक्ट साइन करना है तो करो और नहीं करना तो मत करो। अगर मान लो कि गांधी जी वो पैक्ट साइन नहीं करते, तो क्या होता? अगर गांधी जी गांधी-इरविन पैक्ट साइन ना करते या दिल्ली पैक्ट को साइन ना करते, तो भी भगत सिंह को फांसी होती। ये एक बहुत क्लियर थॉट है, जो लोग नहीं समझते। देखो, एक मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है? अब आप एग्रीमेंट पे साइन करो या ना करो, उससे क्या होगा? उससे बस ये होगा कि फ्यूचर में उस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं, वो इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी, इस पे चर्चा हो सकती है, राइट? लेकिन आपने कोई डिमांड रखी है कि भई जैसे भगत सिंह को छोड़ दो, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो मैं साइन नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन नहीं करूँगा तो भगत सिंह को छोड़ दिया जाएगा। नो, भगत सिंह को तो फांसी तब भी होती, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों ने डिसाइड कर रखा था।
गांधी इरविन पैक्ट तो एक बहाना बन गया। गांधी जी तो बस एक अनजाने में ही एक फेस बन गए किसी चीज का। और ये होता है, देखो एक इंसान जो एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है ना, लोग उसी को ब्लेम करते हैं। लोगों को देखो ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए। आपके साथ कोई छोटी सी चीज भी गलत हो जाएगी ना, तो आप सबसे पहले वो ब्लेम किसी ना किसी फैमिली मेंबर पे, किसी दोस्त पे, किसी स्पेस पे डालने की कोशिश करते हो, राइट? ये होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम कभी भी अपनी गलती का जो एक बर्डन है, जो ब्लेम है, वो अपने ऊपर नहीं लेते कि यार ये ना मेरी वजह से हुआ, मेरी ये गलती थी, ठीक है, मैंने ये किया इसीलिए ऐसा हुआ। अगर मैं ये नहीं करता तो ये होता ही नहीं। तो ऐसा हम लोग कई बार वो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है वो करते ही नहीं है। क्योंकि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते तो हम फंसे रहते हैं एक लूप में। वो लूप ही हमारा खत्म नहीं हो रहा होता। ठीक है, हम जब उस लूप में फंसे रहते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे गांधी जी ऑटोमेटिकली चेहरा बन गए इस फांसी का और लोगों के सामने कि भगत सिंह को शायद उनकी वजह से ही फांसी हुई है। जबकि इन रियलिटी भगत सिंह की फांसी पहले से डिक्लेयर हो चुकी थी, उनके ऊपर केस चल चुका था, वो अंग्रेजों का डिसीजन पक्का हो चुका था। उस बीच में गांधी जी से एक मीटिंग अलग हुई थी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में थी। उसमें गांधी जी ने ऐसे ही उस मीटिंग में ये भी एक पॉइंट उठाया कि आप भगत सिंह को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। जबकि भगत सिंह की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, क्रांतिकारी विचारधारा वो पसंद नहीं करते थे, वो मारपीट हिंसा को पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं, आप भगत सिंह को छोड़ दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्योंकि पहले ही डिसाइड कर चुके थे, तो उन्होंने बोला नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे, आपने ये वाला अग्रीमेंट साइन करना तो करो, जो बात करने आया वो बात करो, और वो सब तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि ठीक है, फिर जब मुझे मालूम है मेरे साइन करने से कुछ होगा तो नहीं, है ना, भगत सिंह को कोई छोड़ तो देगा नहीं और ना करने से कुछ होगा नहीं, तो चलो फिर कम से कम जितना मिल रहा है वो तो अभी ले लूं। कल को इस अंग्रेजी सरकार का मन बदल जाए और फिर वो नेगोशिएशन ना करें, आगे हमें आजादी ही ना मिले, उससे अच्छा कम से कम इतना तो होगा कि अभी आजादी मिल जाएगी, कुछ तो मिलेगा। तो कुछ तो मिलेगा इस चक्कर में गांधी जी ने साइन कर दिया। यहाँ पे गांधी जी की गलती क्या थी? गांधी जी की ये गलती थी कि उनको थोड़ा सा और नेगोशिएट करना चाहिए था। अगर वो उस दिन गांधी इरविन पैक्ट साइन ना करते तो थोड़ा और गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता और शायद जो फांसी भगत सिंह की होने वाली थी वो थोड़ी डिले हो जाती, राइट। और अगर वो डिले नहीं भी होती तो एटलीस्ट गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर पड़ चुका होता कि गांधी जी इज नॉट रियली वर्किंग फॉर एनी वे, फॉर एनीथिंग इन द गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी थी कि गांधी जी ना सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं थे, वो एक इंटरनेशनल लीडर थे। ठीक है, उनको केसरे हिंद का टाइटल जो पहले से ही अंग्रेजों ने है वो दिया हुआ था। उन्होंने बोर वॉर्स में भी यूरोपियंस के साथ में काफी सारा काम करवाया था, मदद की थी। तो वो ना अफ्रीका में भी एक लीडर बने हुए थे, उनको अंग्रेजों से भी टाइटल मिले हुए थे और वो इंडिया में भी काम कर रहे थे। तो गांधी जी की ना एक प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि जब ऐसे कोई पैक्ट साइन करने की बात आती थी, अग्रीमेंट होता था, तो वो जब अंग्रेजों से मिलते थे तो वहां पे वो एज अ लीडर मिलते थे। सिर्फ इंडियन लीडर नहीं था वो एक इंटरनेशनल लीडर है जो पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, जो हर एक प्रकार की जनता की बात कर रहा है, जो सब कुछ सुलझाने की बात कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे मैं अगर एक अच्छी लीडर हूँ, तो मैं एक बड़े इंटरनेशनल लेवल पे बात कर सकती हूँ कि दुनिया भर में जो भी चल रहा है, जिससे कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता भी आगे खराब ना हो और आगे मैं आपके साथ का भी बेनिफिट उठा सकूं। लेकिन अगर मैं ये सिर्फ सोचूं कि नहीं मैं तो सिर्फ एक इंडियन लीडर हूँ और इंडियंस के हिसाब से ही सोचूंगी, तो फिर वहां मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। गांधी जी सिर्फ एक इंडियन लीडर के हिसाब से कभी नहीं सोचते थे, वो हमेशा एक अच्छे लीडर के हिसाब से सोचते थे कि जो एक अच्छा लीडर है वो क्या करेगा। क्योंकि उनको ये पता था कि आज ये अंग्रेज जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वही लोग कभी ना कभी फिर इंडिया के साथ किसी काम में, किसी चीज में फ्यूचर में आएंगे। उनको इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा पता था। तो गांधी जी को पता था कि आजादी के बाद भी भारत को हो सकता है कि मदद की जरूरत हो, क्योंकि जब जो मतलब सिचुएशन है, जिस प्रकार की गरीबी थी इंडिया की, उससे ये बात क्लियर थी कि हमें बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ेगा और आगे जाकर के हमें दिक्कत आएंगी, हमारा देश जो है चलने में दिक्कत हो सकती है। तो गांधी जी ना थोड़ा सा ज्यादा ही दूर का सोचने लगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अच्छी बात है, आपको दूर की सोचनी चाहिए, बट कभी कभी इमीडिएटली ये देखना पड़ता है कि अभी क्या होगा, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम थी जहां पे हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी अगर गांधी इरविन पैक्ट को साइन ना करते
तो थोड़ा सा गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ जाता, जो फांसी है वो डिले हो जाती और शायद कुछ टाइम मिल जाता गवर्नमेंट को सोचने के लिए और बाकी लोगों को भी सोचने के लिए। जो थोड़ा सा पेशेंस यहाँ कम हो गया, उसकी वजह से गांधी जी ऑटोमेटिकली ब्लेम किए जाते हैं कि भाई फांसी जो भगत सिंह को हुई वो गांधी जी की वजह से हुई। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है, इसे समझना है आपको। ठीक है, बार बार देखोगे, समझोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो समझ जाओगे। अब बंगाल में क्या हुआ था कि सी आर दास की डेथ हो गई थी 1925 में। ये हमारे बहुत बड़े लीडर थे, आपको याद ही होगा सी आर दास, जिन्होंने कितना ज्यादा काम किया था स्वराजिस्ट लीडर्स के साथ में। तो ये जो है बंगाल कांग्रेस जो है, इसमें टू पार्ट्स में बट गई, दो फैक्शंस में बट गई। क्योंकि ऐसा ज्यादातर होता है जब एक बहुत बड़े लीडर की डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी जो आइडियोलॉजी है वो भी डिवाइड हो जाती है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो दो फैक्शंस में ये डिवाइड हो गई, जिसे लीड कर रहे थे जे एम सेन गुप्ता, ये अनुशीलन ग्रुप वाले थे जिन्होंने इनको ज्वाइन किया था, और दूसरा था सुभाष चंद्र बोस का युगांतर ग्रुप। तो सुभाष चंद्र बोस ना बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर थे, वो तो मतलब एक बड़े लेवल का चेंज चाहते थे। ठीक है, तो अभी हमें, आप मुझे ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी में आपको क्या बेस्ट एक चीज लगती है, वो आप मुझे बताओ। तब तक मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, जस्ट गिव मी अ ब्रेक, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आई विल बी बैक आफ्टर द वाटर। तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताइए सुभाष चंद्र बोस की जो बेस्ट क्वालिटी आपको लगती है। ओके, सो अभी हम लोग रिज्यूम करेंगे। क्या बात कर रहे थे हम कि भाई सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी क्या बेस्ट क्वालिटी है। तो भाई देखिए, सबसे पहली जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी एजुकेशन की पावर, जिसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड इंसान थे और उन्हें मालूम था कि क्या ह्यूमन वैल्यूज होती हैं और ह्यूमन वैल्यूज को कैसे सपोर्ट किया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ये एक उनकी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एक खास बात है जो हम सबको एडमायर करनी चाहिए। दूसरा, बहुत ही फियरलेस लीडर थे, है ना। हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि ही वॉज अ फियरलेस लीडर। उन्हें किसी का भी कभी भी कोई डर नहीं था, राइट। तो जिस तरीके से उन्होंने एक प्लान बनाया, इंडियन नेशनल आर्मी को आगे बढ़ाया, आईएनए को पूरा लेकर के आए और बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने जो काम किए, दैट्स समथिंग जिसकी कोई तुलना नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होगा अब। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सी आर दास हैं, ये बहुत बड़े मतलब लीडर थे हमारे बंगाल के। और जब इनकी डेथ हो गई, तो इनकी डेथ के बाद जो बंगाल कांग्रेस है वो दो हिस्सों में बटी। एक तरफ थे जे एम सेन गुप्ता, जो अनुशीलन ग्रुप की बैकिंग के साथ काम कर रहे थे। अनुशीलन ग्रुप जो सीक्रेट सोसाइटी पहले थी और फिर बाद में पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना, उन्होंने इनके साथ काम किया, इनको ज्वाइन किया। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उनको युगांतर ग्रुप ने ज्वाइन किया। अब क्या हुआ कि एक चिटागोंग की आर्मरी रेड हुई थी। ये रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चिटागोंग में हुई थी 1930 में। इसमें सूर्य सेन, जिनको कि मास्टर डा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी। तो वो क्या है, वो एक टीचर बन गए थे स्कूल में। अब उनको जो है पकड़ लिया गया
और उनको 1926 से 28 के बीच में जो है उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण पकड़ा गया। इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को जमा किया था, इंक्लूडिंग गणेश घोष, अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ पॉल, और ये सेक्रेटरी बने थे चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के। इन्होंने रेड भी ऑर्गेनाइज की थी, दो मेन आर्मरीज को ऑक्यूपाई करने के लिए, और दो इन्होंने जो है वहां पे टेलीफोन के और टेलीग्राम के जो कनेक्शंस थे उसको भी पूरा डिस्ट्रॉय किया था। इसमें इन्होंने एक रेड प्लान की थी कि भाई हम लोग फटाक से एकदम से अटैक करेंगे और अंग्रेजों की सरकार को हिला देंगे। तो चिटागोंग में इन्होंने जो टेलीग्राम है, जो टेलीफोन है, और जो मतलब वहाँ की आर्मरीज है मेन, उसको पूरा खत्म कर दिया और रास्ता पूरा बदल दिया, मतलब चिटागोंग को काट दिया, ठीक है। जो कनेक्शन था चिटागोंग से उसको तोड़ दिया और फिर रेल को भी डिसलोकेट कर दिया। इस रेड में जो है उन्होंने बैनर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का लिया, चिटागोंग ब्रांच इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और बहुत सक्सेसफुल था। इन्होंने नेशनल फ्लैग को जो है फहराया और झंडा फहरा के प्रोविजनल गवर्नमेंट को प्रोक्लेम किया और कहा कि अब हम लोग अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट शुरू कर रहे हैं। मतलब जब तक भारत को प्रॉपरली आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हमारी सरकार चिटागोंग में काम करेगी, और इस तरीके से इन्होंने वर्क करना शुरू किया था। देखो बाद में सभी रेवोल्यूशनरी लीडर्स तो पकड़े जाते ही थे, है ना? ये तो एक बात है जो कॉमन है, सब जगह हो रही है। बट कहाँ-कहाँ पे किसने कितने लेवल तक सक्सेस हासिल की, कौन कितना कहाँ तक पहुँचा, ये एक बहुत बड़ी बात है। सूर्य सेन जो हैं, इनके पास बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे, जैसे सत्तार, मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियाँ, ये सब इनके ग्रुप में थे, जो दिखाता है कि हमारे ज़्यादातर रेवोल्यूशनरी लीडर्स बहुत टॉलरेंट थे और इंडिया ओवरऑल बहुत टॉलरेंट कंट्री है, ठीक है। हमारे देश में, और स्पेशली अगर मैं बात करूं जो हिंदू मुस्लिम एक विचारधारा और जो भेदभाव दिखाया जाता है, वो इन रियलिटी है ही नहीं, ठीक है। जितना ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के शो किया जाता है और जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है, इन रियलिटी दैट्स नॉट ट्रू, है ना? वो कुछ है ही नहीं। बस उसको मतलब नाम के लिए कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। अब हम रोल ऑफ वुमेन की बात करें तो इसमें हमारी प्रीति लता वाडेदार बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने रेड कंडक्ट करते हुए इनकी डेथ हो गई थी। कल्पना दत्त जो हैं इनको लाइफ सेंटेंस मिला था, और सूर्य सेन शांति घोष के साथ इनको जो है जीवन भर की जेल हुई थी। सुनीति चंदेरी जो है इन्होंने एक डीएम को मारा था, शॉट डेड। और बीना दास जो हैं इन्होंने भी गवर्नर जो है एक कॉन्वोकेशन में थे, उनके ऊपर पॉइंट ब्लैंक फायर किया था। तो बहुत सारी हमारी महिलाएं थी ऐसी, जो देखो वैसे तो पहले ही भी जितना महिलाओं को एजुकेशन मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, वो हमेशा से ही कम थी। देखो अब तो बहुत हद तक मैं कहूँगी कि चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तो महिलाओं को काफ़ी आज़ादी है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स ऑन द बेस्ट ऑफ द ट्रैक, बट अब तक के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग काफ़ी बेटर सिचुएशन में हैं, जहाँ पे महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा आज़ादी है, छूट है, बहुत कुछ करने का उनको मौका दिया जा रहा है। और अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल एक इक्वालिटी आ ही चुकी है, और मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अब वो गैप नहीं है अर्बन एरियाज़ में, जो कि फ़िल करने की हमें ज़रूरत होगी। बहुत जल्दी ही हम देखेंगे कि महिलाएँ पुरुषों से हर एक मामले में काफ़ी इक्वली ट्रीट करी जा रही हैं और काफ़ी अच्छा उनको एक समानता का व्यवहार मिल रहा है। रूरल एरियाज़ में आज भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, थोड़ी कमियाँ हैं और उस पे वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी जल्दी ही हम अचीव कर लेंगे। उस समय की अगर मैं बात करूँ तो जब इंडिपेंडेंस नहीं है इंडिया में, उस समय जब ये सारा कुछ हो रहा है, तो एक तो गरीबी, ऊपर से महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता था। महिलाएँ क्योंकि कम पढ़ी-लिखी होती थी तो उनके पास कुछ ज़्यादा आइडिया होता नहीं था कि वो क्या करेंगी, कैसे करेंगी। सो ओवरऑल थिंग्स जो थी उनकी, मतलब लाइफ जो थी उनकी थोड़ी टफ थी। सिचुएशन इतनी आसान नहीं थी महिलाओं के लिए, और इसीलिए ये ज़रूरत थी कि इन महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। आगे बहुत सारी चीज़ों की इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी और उस पे वर्क करने की काफ़ी आवश्यकता थी, राइट? ये सारी चीज़ें थी। अब साइमन कमीशन और जो साइमन बॉयकॉट मूवमेंट 1927 से 29 में हुआ, इसको भी समझो। इसमें क्या हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1919 में मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया, राइट? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया।
अब ये जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसके अंदर क्या कैसा रहा, 10 साल तक उसको चेक किया जाएगा कि भई क्या इंडिया में ये लॉ काम कर रहा है या नहीं? क्या इस लॉ में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं? क्या कोई चेंजेज़ रिक्वायर्ड है? अगर रिक्वायर्ड है तो कौन से चेंजेज़ रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड है? एंड व्हाट शुड बी डन? ये सारा पूरा एक प्लान था। इस प्लान में क्या हुआ कि भाई 1929 में जो एक साइमन कमीशन बनना चाहिए था 10 साल बाद, वो पहले ही बन गया। ठीक है, वो 2 साल पहले ही आ गया, प्रीपोन हो गया क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे ब्रिटेन में। तो उनको लगा कि हम पहले ही इंडिया का सब कुछ डिसाइड कर लेंगे और इस बीच में हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाएगी। तो इंडिया वाज़ अगेन ड्रैग्ड इनटू द वॉर। इंडिया के रिसोर्सेज़ को, वेल्थ को बहुत ड्रेन किया गया। तो इस बीच में गांधी जी फिर से यही कहते हैं कि चलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग ब्रिटिशर्स को थोड़ा-सा सपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम अभी इनके साथ अच्छे से रहेंगे, तो ये अंग्रेज़ हमें आज़ादी दे देंगे और यहाँ से चले जाएँगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी से उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो माँग रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारा ही है? मतलब इंडिया के लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था, जो उनको जेल बंद किया गया है या उनकी आज़ादी छीनी गई है। इंडिया के लोगों की तो कोई गलती थी ही नहीं, इंडिया की तो कोई गलती थी ही नहीं। हम अपने देश के लिए आज़ादी माँग रहे हैं, पर क्यों? मतलब इसको थोड़ा सोचो, व्हाई? बिकॉज़ क्या ज़रूरत है हमें आज़ादी माँगने की? हमारी ही तो वो चीज़ है। भई हमारा देश है, तुम बाहर से आए हुए हो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम हमसे किसी चीज़ की परमिशन नहीं माँग रहे हो। उल्टा हम ही अपने ही घर में तुमसे परमिशन माँग रहे हैं, कि हम क्या करें और क्या ना करें। अजीब है। तो इसको सोचो ऐसा क्यों हुआ? क्या ब्रिटिशर्स ने ऐसा खेल खेला या क्या ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया कि हमें अपनी ही आज़ादी के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता था? क्यों फैलाना पड़ता था? क्यों बिना हाथ फैलाए हम सीधा उनको निकाल नहीं पा रहे? समझो। तो रीज़न क्या है? देखो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की पावर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? डॉक्यूमेंट्स की पावर रखी हुई थी कि देखो आपके खुद के जो राजा-रजवाड़े हैं, उन्होंने ही हमें बिठाया है तुम्हारे ऊपर। तो भई तुम तो अपने राजा को ही मानते हो, तुम्हारे तो देश में कोई डेमोक्रेसी है नहीं। तो जो भी तुम्हारे देश में सिस्टम है, वो सिस्टम ही जब हमारे अधीन है, तो तुम हमें कैसे निकालोगे? पहला तो अंग्रेज़ों का ये था। दूसरा, क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी एजुकेटेड थे और उनके पास काफ़ी अच्छे वेपन्स थे, तो अपने वेपन्स की ताकत पर, ठीक है, बंदूक की नोक पर वो इंडिया पर राज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो बंदूक की नोक पर ही अंग्रेज़ों ने राज किया है। और कोई चीज़ नहीं थी। इसीलिए जैसे भारत के अंदर अपनी आर्मी बनने लगी और आर्म्ड रिवोल्ट होने लगे, हथियार आने लगे, तो उनको समझ में आ गया कि वो भारत पे राज नहीं कर पाएँगे। क्योंकि भारत के लोगों के हाथ में अगर हथियार आ जाएँगे, तब तो फिर वो सबको मार डालेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? तो ये एक चीज़ समझनी है आपको। दूसरा, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अंग्रेज़ों का ये मानना था कि हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे, तुमको चाहिए, तुम अपनी सरकार चलाना चाहते हो तो चलाओ, पर पहले अपनी सरकार बनाओ तो सही। भई पहले तुम इलेक्शन लड़के, जीत करके, सीटें लेकर के दिखाओ और तुम अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो, अपना कोई कानून तैयार करो, बताओ तो सही कि हम किसको हैंडओवर देके जाएँ। बाद में तो अंग्रेज़ों ने यही बात करनी शुरू कर दी थी ना। कि ठीक है, तुम लोगों को अभी तक तो तुम लोग कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। चलो अब तुम सीधी-सीधी बात पे आ गए हो, इतनी समझदारी तुम्हें आ गई है कि तुम कहते हो कि नहीं हमें ना आज़ादी चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए, अपना संविधान चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तो हम किसको देके जाएँ? भई हम गांधी जी को देके जाएँ, हम नेहरू जी को देके जाएँ, हम जिन्ना को देके जाएँ, हम कौन-सा संविधान के नाम पे क्या लिख के जाएँ? हम तो अपना जाने से पहले रूल बना के जाएँगे। ये सारी चीज़ें जो सारा सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो तुम्हें हैंड ओवर करके जाएँगे। तो कौन है वो इंस्टीट्यूशन? उस लेवल पे तुम पहले आके तो दिखाओ कि तुम हमसे हैंड ओवर ले लो और तुमको हम दे करके जाएँ, हमें भी निकलना है। तो इंडिया का देखो अभी तक क्या है ना, वो लेवल क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था। अब आप बोलोगे नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस तो थी, कांग्रेस पार्टी तो थी, लेकिन भई कांग्रेस पार्टी तो पहले तो 20 साल तक तो मॉडरेट थी। वो तो आज़ादी माँग ही नहीं रही थी।
है। और उसके बाद फिर जो आगे के जो आगे के कुछ साल रहे, लगभग लगभग 20 साल, और उसमें वो लोग कंफ्यूजन में ही है कि डोमिनियन स्टेटस खाली मिल जाए तो बहुत है। तो प्रॉपर जो पूर्ण स्वराज की डिमांड है वो तो खुद इंडियंस ने 1929 में की है, इन रियलिटी देखा जाए तो, है ना। इसीलिए हम 1929 को यहाँ पे ले रहे हैं। 1927 टू 29 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये डेट इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज 1929 में हमने पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया, इसलिए। ठीक है, तो अब जो प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का, उसमें ये प्रोविजन था कि जब ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म काम करेगा तो 10 साल तक इसको चेक करेंगे, और एक इंडियन स्टेचुटरी कमीशन आएगा जिसे कि 10 साल के अंत में नियुक्त करके ये चेक करा जाएगा, या ये देखा जाएगा कि कैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर वर्किंग हुई है। इंक्वायरी होगी कि भाई कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो जो 1919 का एक्ट है वो देखने के लिए और सजेस्ट करने के लिए, फ्रेश रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए ये चीज इंट्रोड्यूस की गई। तो साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 में आया। एंड ये क्यों अपॉइंट किया गया था बिफोर टाइम? बिकॉज इलेक्शन था 1927 में ही ये आ गया, क्योंकि टोरी गवर्नमेंट जो कि ब्रिटेन की चल रही थी, उनको था कि भाई वो शायद हार जाएंगे, और इलेक्टोरल डिफीट में अगर वो हार जाते तो फिर वो लेबर पार्टी से हार जाते, और लेबर पार्टी बहुत ज्यादा डिफरेंट अप्रोच की थी, वो प्रो इंडियन भी थी। तो नेशनलिस्ट जो ओपिनियन थे इंडिया के, उनके जो मेथड थे पीरियोडिक इंक्वायरी के, वो कई बार उसको रिजेंट करते थे। उनको लगता था कि भाई ये सही तरीके से पीरियोडिक इंक्वायरी होती तो है नहीं। तो प्रेशर बहुत था स्वराज पार्टी के ऊपर, और जो यूथ एक्टिविस्ट थे, नेहरू जी, बोस जी, इन सब के ऊपर, सारे लीडर्स के ऊपर, कि हम क्या करेंगे, है ना, क्या साइमन कमीशन में होगा। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये शो किया था कि 1919 का जो एक्ट था, यानी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, वो इनसफिशियंसी वाला था। वो कैपेबल नहीं था देश को चलाने के लिए, वो सही नहीं था, उसके कानून में कई सारे बदलाव होने चाहिए। भारत के लोगों को ऐसा बहुत हद तक लगता था कि साइमन कमीशन के अंदर भारत के कुछ मेंबर्स जरूर होने चाहिए थे, कुछ इंडियंस को भी आपको रखना चाहिए था। लेकिन ली कमीशन जो है ये आया जब, तो ये बताता है फेलियर टू रिक्रूट इनफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। पहले तो भाई ज्यादा ऑफिसर्स की जरूरत थी, वो नहीं आया। मोदीमन कमीशन भी आया था जिसने कहा कि डेडलॉक आ जाता है डायाकी के बीच में, डायाकी कोई डिस्पेंशन नहीं देती है। लिंगलिंगथो कमीशन भी आया था जिसने बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर एक क्राइसिस में है। तो सबने ये अपनी तरफ से एक पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि साइमन कमीशन की दिक्कतें हैं, और आगे जाकर के भी जो कमीशन बने उन्होंने रिपोर्ट्स दी कि साइमन कमीशन वाज नॉट फाइन, एंड it not just Simon Commission but the Government of India Act of 1919 was not fine। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बदलाव की तो जरूरत थी, पर वो बदलाव बताएगा कौन? क्योंकि कोई भारतीय तो इसमें था ही नहीं। तो इसके अंदर दिक्कत ये थी कि जो कॉम्पोजिशन था इस पूरी साइमन कमीशन का, उसमें लॉर्ड बिर्किनहेड थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने अपॉइंटमेंट किया कमीशन का, और इस कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए थे, और चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, जिनको क्लेमेंट एटली के द्वारा असिस्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ कि जो सर जॉन साइमन है, उन्हीं के नाम पे ये साइमन कमीशन कहलाता है। तो क्योंकि सारे के सारे जो इसमें सातों मेंबर थे ऑल वाइट थे इस इंडियन स्टेचुटरी कमीशन में, तो आप इसको इंडियन क्यों बोल रहे हो? इसको ब्रिटिश स्टेचुटरी कमीशन बोलो, क्योंकि भाई इसमें तो सारे ब्रिटिशर्स हैं। तो ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, स्टैनली बैल्डविन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने ये बनवाया नवंबर 8 1927 को। और इनका काम क्या था कि ये वर्किंग सिस्टम देखेंगे गवर्नमेंट का कि क्या यहाँ पे इंडिया में हुआ, जो ग्रोथ हुई एजुकेशन की, या जो डेवलपमेंट हुआ कैसा रहा, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के कैसे काम कर रहे हैं ब्रिटेन के इंडिया में, जो यहाँ के जो सब्जेक्ट रिलेशंस हैं बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स वो कैसे चल रहे हैं। इन सब पे रिपोर्ट देना कि यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ, जनता के साथ सारा कुछ कैसा काम कर रहा है, यहाँ के जो राजा रजवाड़े हैं उनका क्या हाल चाल है, और कैसे जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको हम स्टैब्लिश करेंगे, डिजायरेबल, यानी कि एक डोमिनियन स्टेटस देने का थोड़ा सा इशारा किया गया है। ये सारे इशारे जो है ये मैंडेट में लिख दिए गए। तो जब मेंबर्स आए तो इसमें क्लेमेंट एटली हैं, एडवर्ड कैडलन हैं, जॉर्ज लैंड फॉक्स हैं, वर्नॉन हैट्सटॉर्न हैं, डोनाल्ड हॉवर्ड, हैरी लेवी लॉसन, सर जॉन एलिस ब्रूक साइमन, ये सारे आ चुके हैं। ठीक है।
अब ये सारे के सारे मेंबर्स इंडिया के लिए एक नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस ने जो है, जो कुछ कहना था या उनकी क्या बात है या वो क्या चाह रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। कोई इंडियंस से नहीं पूछ रहा कि व्हाट यू वांट। ठीक है, तो जो कॉल थी बॉयकॉट करने की वो आई। इंडिया के सारे मेंबर्स ने और कांग्रेस के सभी लीडर्स ने बोला कि भाई हम तो इस साइमन कमीशन को नहीं मानते, हम तो इसको बॉयकॉट करेंगे, हम तो नारे लगाएंगे, साइमन गो बैक के नारे लगे और खूब लाठीचार्ज हुआ, जिसके वजह से लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो इंडियन रिस्पॉन्स क्या है? इन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, मतलब पूरा मुस्लिम लीग नहीं था, एक सेक्शन था मुस्लिम लीग का, लिबरल फेडरेशन था तेज बहादुर सप्रू का, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, हिंदू महासभा, ये सारे आ गए। और कांग्रेस सेशन जो मद्रास का हुआ था 1927 में, वो एम ए अंसारी के अंदर हुआ था। इन्होंने भी कमीशन को बॉयकॉट किया। भगत सिंह थे जिन्होंने कमीशन को अपोज किया। मुस्लिम लीग जो है वो मोहम्मद साफी, जस्टिस पार्टी इन मद्रास, और सेंट्रल सिख संघ, यूनियनिस्ट इन पंजाब, और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन जो थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कमीशन के अपोज में, यानी कि देवर फाइन, देवर नॉट प्रोटेस्टिंग। तो आपके साथ जो है एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन गो बैक में या साइमन कमीशन के खिलाफ में कौन कौन प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। तो मुस्लिम लीग जो कि मोहम्मद साफी के द्वारा लेड थी, वो वाले मेंबर्स नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जस्टिस पार्टी मद्रास की भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। सेंट्रल सिख संघ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। यूनियनिस्ट इन पंजाब, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। इन लोगों को साइमन कमीशन से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंबेडकर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अंबेडकर अपॉइंट होते हैं बाय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू वर्क विद द कमीशन, नॉट टू वर्क इन द कमीशन। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था अंदर, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए अंबेडकर जी को चुना गया। तो इन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, डाया की जो है एक्ट सेंटर भी होनी चाहिए। और इन्होंने सबमिट किया पूरा एक मेमोरेंडम, राइट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा, यानी कि जो जिन लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है उनका हित करने के लिए, ठीक है, सभी लोगों को, लो कास्ट लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, ये पूरी जो है एक सिस्टम के लिए जो बात की गई, ये सारा अपनी तरफ से अंबेडकर जी ने कहा। ठीक है, ये सारे चीजों को प्रपोज किया। बट वो साइमन कमीशन के अंदर काम नहीं कर रहे थे। कमीशन जो कि ये चेक कर रही थी कि क्या कानून बनेगा। बट हाँ, उन्होंने ये सब चीजों का आर्ग्यूमेंट रखा था, विच यू शुड नो। अब क्या होता है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। जब साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, तो भारत की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, जिससे साइमन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां-जहां जाते, भारत के लोग उनको काले झंडे दिखाते थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फाइन है, वो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना कर लो, हम तो अपना काम करते रहेंगे। तो ब्लैक फ्लैग का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, हड़ताल हुई, साइमन गो बैक के नारे लगे। टी प्रकाशम जो है इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आंध्र प्रदेश में करते हैं। पंजाब नौजवान भारत सभा और वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टीज, हिंदुस्तान सेवा दल कर्नाटका के अंदर जो है काम कर रहा है, ये सारे ग्रुप्स आए। 1927 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रिप्रेजेंट किया आईएनसी को ब्रुसेल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने ब्रुसेल्स में इसको जो है रिप्रेजेंट किया, और एक लीग जो है अगेंस्ट इंपीरियलिज्म इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। लाला लाजपत राय ने बहुत ज्यादा लाठियां अपनी छाती पे खाई और इसमें उनकी डेथ भी हुई। भगत सिंह जो है, उन्होंने इस डेथ का बदला लेने के लिए जेम्स स्कॉट को मारने का डिसीजन लिया, जो पुलिस ऑफिसर जिसने लाठीचार्ज उस समय ऑर्डर किया था। और सॉन्डर्स जो डेथ है, मर्डर केस, वो तो आपको पता ही है, वो भी इन्होंने किया था। जो कमीशन है इसने 2 बार जो है विजिट किया इंडिया को, और दोनों बार इसको बॉयकॉट किया गया। भारत के लोगों ने इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। भारत के लोग इसके खिलाफ थे, इस साइमन कमीशन के खिलाफ थे। अब इसमें जो इम्पैक्ट है वो ये था कि बहुत सारे रेडिकल फोर्सेस बढ़ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम तो आजादी ले ही नहीं पा रहे, हम तो तब से लड़े ही जा रहे हैं, कितने सालों से लड़े ही जा रहे हैं।
तो लोगों का गुस्सा फूट रहा था और वो किसी ना किसी रूप में सामने जरूर आएगा। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड अब आएगी। अब इन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गया डोमिनियन स्टेटस, स्वराज, सेल्फ रूल, होम रूल, ये सब बातें बहुत हो गई। अब ये सब पुराने जो हैं बातें हैं, अब आप बेटर है कि सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगो और हम किसी और से अपने देश में रूल करने के लिए क्यों मांगे परमिशन, है ना? हमारा देश है भाई, हम जानेंगे कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम हमारे लिए क्या लॉ सही है, क्या नहीं है, क्या ठीक है क्या गलत है, वो तुम क्यों बनाओगे या तुम क्यों डिसाइड करोगे? ये इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें, नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट जो है वो लॉर्ड ब्रिकनहेड ने एक चैलेंज दिया था कि भाई पहले तुम अपना संविधान तो बना लो, तुम्हें आजादी चाहिए, आजादी तो चलो हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे पास तो अपना संविधान ही नहीं है, तुम्हारे पास तो अपनी कोई सरकार नहीं, काम करने का कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि तुमको हम ना 300 साल भी दे देंगे ना, तो भी तुम अपना संविधान नहीं बना पाओगे। तो नेहरू जी ने बोला था कि हम 3 साल में ही बना लेंगे, आप टाइम तो दो, हम बहुत अच्छा दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएंगे। तो फिर एक चैलेंज था लॉर्ड मिल्टन का, तो इसीलिए नेहरू रिपोर्ट बनाई और यही नेहरू रिपोर्ट बाद में इंडिया का प्रीएम्बल भी बनाता है। मतलब एक बहुत मेजर पोर्शन इंडिया का जो प्रीएम्बल का है वो इसी नेहरू रिपोर्ट से इंस्पायर्ड है। जो रिपोर्ट साइमन कमीशन की आई वो आई 7 जून 1930 को, कि इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और कुछ कुछ बातें इन्होंने कही कि क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट को बनाए रखना चाहिए, रिजर्वेशन जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को भी देना चाहिए, कुछ सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दो, डायाकी को प्रोविंसेस से हटाओ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में लाओ ऑटोनॉमी के साथ, फ्रेंचाइजी को बढ़ाओ ताकि ज्यादा लोग वोट दे सकें और लेजिस्लेचर को भी बढ़ाओ, बर्मा का सेपरेशन हो जाए ब्रिटिश इंडिया से, ये बात कही गई। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, 1930 में क्योंकि बर्मा सेपरेट हो रहा है ब्रिटिश इंडिया से, और जो गवर्नर थे उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर थी इंटरनल सिक्योरिटी में और प्रोटेक्शन में डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए, वो बढ़ाए गए। ये सारे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दिए गए। ये सारी चीजें रिपोर्ट में आई। इसने पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट किया एट द सेंटर, गवर्नर जनरल टू हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द कैबिनेट मेंबर्स, कौन कैबिनेट मेंबर बनेगा कौन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ही डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा हाई कोर्ट्स के ऊपर। फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन कहा गया कि अभी हम थोड़े टाइम बाद इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया बनाई गई। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का एक मेजर पोर्शन बन जाएगा और बलूचिस्तान का जो इलाका था उसको कहा कि उसका अपना खुद के लेजिस्लेचर होने चाहिए और उनका खुद का रिप्रेजेंटेशन सेंटर में होना चाहिए। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करने की बात की गई थी यहाँ पे, और तो और बर्मा को भी इंडिया से क्योंकि ये इंडिया का कोई नेचुरल पार्ट तो नहीं था इंडिया का, ठीक है, तो अलग से इसको सेपरेट करने की बात की गई। और इंडियन आर्मी को इंडियनाइज करने की बात की गई, मतलब कि भारत के और लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाए। और ये सारा रिपोर्ट जो है पूरा आया, इसमें कहीं पे भी डोमिनियन स्टेटस का कोई मेंशन नहीं था। ये बात आप याद रखिएगा कि अभी तक ये लोग डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार नहीं हुए थे, लेकिन जब इंडिया ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी, तो उसके बाद फिर ये लास्ट में डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब लोगों ने बोला कि अब तो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगर आप पहले देते तो शायद उस पर काम होता, बट अब उसकी जरूरत नहीं है, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। तो इस समय में डोमिनियन स्टेटस की जो वैल्यू है, आप कह सकते हो कि कोई वैल्यू नहीं रही है, खत्म हो चुका है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का सारा जो कारोबार है वो खत्म हो चुका है। अब दिल्ली प्रपोजल आया जो कि दिसंबर 1927 में आया। एम क्या था? जो ब्रिज करेंगे गल्फ को, यानी कि एक दरार को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब भी कोई डिमांड करते तो साथ में नहीं आते थे, तो इन लोगों की एक कॉमन डिमांड जो कि ब्रिटिशर्स के सामने आ सके और ब्रिटिशर्स उन पे काम कर सके, इसके लिए जो है एक दिल्ली प्रपोजल रखा गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स को दिक्कत ये हो रही थी कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी बिजी और इन्वॉल्व थे, तो उनको लगता था कि कम से कम इंडिया में सब कुछ अपने आप सही चलता रहे। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस सेशन के ऊपर प्रिसाइड करते हैं और इन्होंने कहा कि मैं जो है पुराना सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है उसको भूलने के लिए तैयार हूं, बस आप क्या करिए, सिंध जो है
उसको बॉम्बे से सेपरेट कीजिए, उसको सेपरेट प्रोविंस बनाइए, उसकी प्रेसिडेंसी अलग होनी चाहिए। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर्स का पूरा बढ़ना चाहिए, वो ईदर या तो 1/3 होना चाहिए टोटल का या फिर मोर देन दैट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन पंजाब एंड बंगाल का शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ताकि भाई बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो भी लेजिस्लेचर में ज्यादा रिप्रेजेंट हो सके। मद्रास कांग्रेस सेशन जो है 1927 का हुआ था। कांग्रेस जो है इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था एक्सेप्टिंग मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ दिल्ली प्रपोजल्स। जो मुस्लिम लीग है उसका स्प्लिट हो गया था ओवर द इशू। सेपरेट एनुअल सेशन जो है लीग का हुआ, इट वाज हेल्ड एट लाहौर, जिसमें प्रेसिडेंट थे सर मियां मोहम्मद शाफी। तो ये सारी डिमांड्स और ये सारी बातें यहाँ पर रखी गई थी। तो जब ये सब कुछ हुआ तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने भी बातों को माना कि ठीक है, हम आपको और रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम साथ में मिलकर के काम करेंगे और हमें लड़ना नहीं चाहिए वरना हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। इस बीच में आई नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा नाराज़ नेहरू जी ही थे, क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू थे फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बनाया था और जवाहरलाल नेहरू इससे सबसे ज़्यादा दुखी थे क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी, इसीलिए। आइए देखते हैं क्या है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, जो कि ब्रिकनहेड के चैलेंज के खिलाफ थी। तो इन्होंने जो है कहा कि भाई ठीक है, हम अपना खुद का संविधान बना के दिखाएंगे। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है फरवरी 1928 में हुई, जिसमें एक सब कमेटी आई जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। इसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. आने, मंगल सिंह, अली इमाम और शुआब कुरैशी, जी.आर. प्रधान, ये सारे लीडर थे। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर तरीके के लीडर थे। और नेहरू रिपोर्ट आई जिसने कि सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की बात की, प्रिंसली स्टेट्स की बात नहीं की। क्योंकि देखो, जो प्रिंसेस हैं या जो फेडरल रिलेशन होगा प्रिंस के साथ या प्रिंसेस के साथ, वो एक अलग बात है। अभी तो राजा रजवाड़ों की बात कर ही नहीं सकते ना, पहले तो ब्रिटिशर्स की और जो पूरा इलाका जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, उसकी बात हो रही है ना? तो ब्रिटिश इंडिया वाले एरियाज़ पे ही ये कह रहा था और इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। जो नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस थी, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी इसमें और क्यों इंडिया ने फिर पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया और कैसे फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े। ठीक है, यहाँ से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।